Good morning, dear student. Welcome to my YouTube channel, BioSoc. हेलो डियर स्टूडेंट, NCERT पॉडकास्ट इन हिंदी सीरीज में आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के थर्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस टॉपिक को हम NCERT बुक से लाइन वाइज लाइन डिस्कस करेंगे। आइए अब हम सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लिविंग सेल को न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और दूसरे आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, और जो वेस्ट और हार्मफुल पदार्थ बनते हैं उन्हें लगातार शरीर से बाहर भी निकालना पड़ता है, जिससे टिश्यू स्वस्थ रह सके। इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग ग्रुप के एनिमल में अलग अलग मेथड पाए जाते हैं। स्पंज और सिलेंटेड जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी कैविटी के द्वारा अपनी ही सराउंडिंग से वाटर को सर्कुलेट करते हैं, जिससे सेल के बीच आवश्यक पदार्थों का लेन देन हो जाता है। कई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म अपनी ही बॉडी में इन मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल फ्लूइड का उपयोग करते हैं। कई हायर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन एक बहुत ही कॉमन बॉडी फ्लूइड ब्लड का यूज करते हैं। एक दूसरा बॉडी फ्लूइड लिम्फ भी कुछ सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। आइए अब हम ब्लड के बारे में बात करते हैं। ब्लड एक स्पेशल प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फार्म एलिमेंट से मिलकर बना होता है। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा एक स्टॉक कलर्ड विस्कस फ्लूइड है जो ब्लड का 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन होती है। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन इसकी प्रमुख प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता ब्लड की क्लॉटिंग या कोगुलेशन में पड़ती है। ग्लोबुलिन मुख्यतः बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में सहयोग करती है। एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में सहायक होती है। प्लाज्मा में कुछ मिनरल होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयन पाए जाते हैं। प्लाज्मा में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और लिपिड भी पाए जाते हैं। ये बॉडी में सदैव ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। ब्लड को कोगुलेट करने वाले फैक्टर प्लाज्मा में इनएक्टिव रूप में रहते हैं। वह प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर ना हो उसे सीरम कहते हैं। अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स आते हैं। ये ब्लड का लगभग 45% भाग बनाते हैं। इरिथ्रोसाइट्स ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स में इरिथ्रोसाइट या आरबीसी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। एक स्वस्थ एडल्ट मनुष्य के ब्लड में औसतन 5 मिलियन to 5.5 मिलियन आरबीसी एमएम ऑफ ब्लड पाई जाती है। एडल्ट ह्यूमन में आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। कई मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है और यह बाइकॉन्केव शेप की होती है। इसमें एक रेड कलर की आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाई जाती है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इस कलर के कारण ही इन सेल का नाम रखा गया है। एक स्वस्थ मनुष्य के 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन रिस्पायरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में उपयोगी होता है। आरबीसी के एवरेज लाइफ स्पैन 120 दिन की होती है। इसके बाद ये स्प्लीन में नष्ट हो जाते हैं। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। अब हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स की। इनको WBC वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन ना होने के कारण ये कलरलेस होती हैं। इनमें न्यूक्लियस होता है। आरबीसी की तुलना में इनकी संख्या बहुत कम होती है। ल्यूकोसाइट की संख्या लगभग 6000 से 8000 मिलीमीटर ऑफ ब्लड होती है। ल्यूकोसाइट जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है। हमारे पास WBC के दो मेन कैटेगरी होती है, एक ग्रेनुलोसाइट होती है, दूसरा एग्रेनुलोसाइट होती है। ग्रेनुलोसाइट में पाए जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट में पाए जाते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। WBC में न्यूट्रोफिल सबसे अधिक 60 to 65% और बेसोफिल सबसे कम 0.5 to 1% की मात्रा में पाई जाती है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट 6 to 8% फैगोसाइटोसिस का काम करती है, जो बॉडी में प्रवेश करने वाले फॉरेन ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर देती है। बेसोफिल्स के द्वारा हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन का सिक्रीशन होता है और ये इन्फ्लामेटरी एक्शन में इन्वॉल्व होती है। इओसिनोफिल्स 2 to 3% इन्फेक्शन का अपोज करती है और एलर्जिक रिएक्शन में भी एसोसिएट होती है। लिम्फोसाइट 20 to 25% मुख्यतः दो प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। दोनों बी एंड टी लिम्फोसाइट शरीर के इम्यून रिस्पांस के लिए उत्तरदायी होती है। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स सेल फ्रेगमेंट है जो मेगा कैरियोसाइट से उत्पन्न होती है। मेगा कैरियोसाइट एक स्पेशल प्रकार की सेल होती है जो वेन मैरो में पाई जाती है। ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख होती है। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ रिलीज करती है, उनमें से अधिकतर ब्लड के कोगुलेशन में सहायक होती है।
इनकी संख्या में कमी होने से क्लॉटिंग डिसऑर्डर होने लगता है, जिसके कारण बॉडी से ब्लड का नुकसान होने लगता है। अब हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि मनुष्य का ब्लड एक जैसा प्रतीत होने के बाद भी यह कुछ एस्पेक्ट में अलग होता है। कई प्रकार के ब्लड ग्रुप खोजे जा चुके हैं। इनमें दो प्रकार के एबीओ एंड आरएच पूरे विश्व में वाइडली यूज होते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप आरबीसी के सरप्लस दो एंटीजन ए एंड बी की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर आधारित होते हैं। एंटीजन केमिकल्स डेट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। इस प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों के प्लाज्मा में दो नेचुरल एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज प्रोटीन प्रोटोजन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। ब्लड ग्रुप ए बी एबीओ एंड ओ में एंटीजन और एंटीबॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 18.1 में दिया गया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले डोनर और रेसिपिएंट दोनों का ब्लड बहुत ही सावधानीपूर्वक मैच कर लेना चाहिए, जिससे कि क्लम्पिंग यानी डिस्ट्रक्शन आरबीसी की समस्या ना हो। डोनर की कंपेटिबिलिटी एंड ब्लड ग्रुप दोनों 18.1 में दर्शाया गया है। ऊपर दिए गए टेबल में ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर एंड एबीओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहलाते हैं। अब हम आरएच ग्रुपिंग की बात करेंगे। आरएच एंटीजन रेसस मंकी में पाए जाने वाले एंटीजन की तरह होता है, इसलिए आरएच कहलाता है। आरएच एंटीजन अधिकतर मनुष्यों की आरबीसी की सरफेस में पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिसमें यह एंटीजन होता है वह आरएच पॉजिटिव कहलाते हैं, जिसमें यह नहीं होता वो आरएच निगेटिव कहलाते हैं। एक आरएच निगेटिव व्यक्ति के अंदर यदि आरएच पॉजिटिव का व्यक्ति डाल दिया जाए तो यह व्यक्ति आरएच एंटीजन के विरुद्ध एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने लगते हैं, इसलिए आरएच एंटीजन को भी ट्रांसफ्यूजन से पहले मैच कराना पड़ता है। आरएच निगेटिव प्रेग्नेंट मदर और आरएच पॉजिटिव फीटस के बीच आरएच इनकम्पेटिबिलिटी मिसमैचिंग का स्पेशल केस ऑब्जर्व किया जा चुका है। पहली प्रेगनेंसी में मदर का आरएच निगेटिव ब्लड और फीटस के आरएच एंटीजन का एक्सपोजर नहीं हो पाता है, क्योंकि प्लेसेंटा के द्वारा दोनों के ब्लड अच्छी तरह से सेपरेट रहते हैं। पहले बच्चे के जन्म के समय फीटस का थोड़ा सा आरएच पॉजिटिव ब्लड माँ के ब्लड में मिलने से पॉसिबिलिटी होती है। इस केस में माँ के ब्लड में आरएच एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनने लगती है, इसलिए अगली प्रेगनेंसी के केस में माँ आरएच निगेटिव के एंटीबॉडीज़ फीटस आरएच पॉजिटिव के ब्लड में प्रवेश कर जाती है और बच्चे के आरबीसी को नष्ट कर देती, या फीटस के लिए फैटल होती है, या बेबी में सेवरा एनीमिया जॉन्डिस काज कर सकती है। यह कंडीशन इरेथ्रोप्लाज्मोफिटालिस कहलाती है। इसे अवॉइड करने के लिए पहले बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माँ को एंटी आरएच एंटीबॉडी दी जाती है। अब हम बात करेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड की। ब्लड का कोगुलेशन शरीर से ब्लड के अत्यधिक लॉस को बचाने की एक मैकेनिज्म है। कट या इंजरी के स्थान पर कुछ समय बाद बनने वाले रेडिश ब्राउन स्कम को क्लॉट या कोगुलम कहते हैं। क्लॉट मुख्यतः फाइब्रिन थ्रेड के नेटवर्क से बनता है। इसमें ब्लड के डेड और डैमेज फॉर्म एलिमेंट फंसे होते हैं। प्लाज्मा में उपस्थित थ्रोम्बिन एंजाइम इनएक्टिव फाइब्रिन को एक्टिव फाइब्रिन में बदल देते हैं। प्लाज्मा में एक दूसरा इनएक्टिव पदार्थ होता है जो प्रोथ्रोम्बिन होता है। एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज के कारण थ्रोम्बिन में बदल जाता है। यह कॉम्प्लेक्स एक लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन कैस्केड प्रोसेस की सीरीज से बनता है और इसमें अनेक फैक्टर पाए जाते हैं जो प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। इंजरी या ट्रामा प्लेटलेट्स को कुछ फैक्टर रिलीज करने के लिए स्टिमुलस करता है। ये फैक्टर कोगुलेशन के मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं। इंजरी वाले स्थान के टिश्यू भी कुछ फैक्टर रिलीज करते हैं जो कोगुलेशन को इनिशिएट कर सकते हैं। क्लोटिंग में कैल्शियम आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम बात करेंगे लिम्फ यानी टिश्यू फ्लूइड के बारे में। ब्लड जब कैपिलरी से होकर टिश्यू की ओर जाता है तो कुछ वाटर के कई छोटे वाटर सॉल्युबल पदार्थ कैपिलरी से टिश्यू के सेल के बीच स्पेस में आ जाते हैं। इसे इंटेस्टिनल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इसमें लार्ज प्रोटीन और अनेक फॉर्म एलिमेंट नहीं होते जो ब्लड वेसल में होते हैं। लिम्फ का मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल प्लाज्मा के जैसे होता है। ब्लड और टिश्यू के बीच न्यूट्रिएंट्स, गैस इत्यादि का एक्सचेंज इसी फ्लूइड के माध्यम से होता है। लिम्फेटिक सिस्टम इसी फ्लूइड को कलेक्ट करता है और इसे बड़ी सी वेन में वापस भेज देता है। लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड होता है उसे लिम्फ कहते हैं। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है। इसमें स्पेशल लिम्फोसाइट होते हैं जो बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए उत्तरदायी होते हैं। लिम्फ भी न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स इत्यादि के लिए एक महत्वपूर्ण कैरियर का काम करता है। इंटेस्टाइनल वेलाई में उपस्थित लैक्टियल में लिम्फ के द्वारा फैट का एब्जॉर्प्शन होता है।